हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। पिछले क्लासेस में हमने जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ाया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है फ़िलहाल किसी भी फेजर को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम धीरे धीरे अपने एसी सर्किट्स में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग एसी सर्किट्स आज से पढ़ेंगे फ़िलहाल, और यहाँ पे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड यहाँ पे कैसे फेजर वगैरह ड्रॉ करेंगे वो सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग एसी सर्किट्स पढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ आज नया सीखने को। फिलहाल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसी सर्किट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखो कि एसी सर्किट एक प्योर आर सर्किट होता है। प्योर सर्किट में अगर देखोगे तो प्योर आर सर्किट होता है, फिर प्योर एल सर्किट होता है, प्योर सी सर्किट होता है। प्योर का मतलब क्या हुआ, यहाँ रजिस्टर ही सिर्फ होगा सर्किट में, सिर्फ इंडक्टर होगा, सिर्फ कैपेसिटर होगा। ऐसा नहीं कि रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम रजिस्टेंस को मान के सर्किट में जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको प्योर रजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। जब इंडक्टेंस को सिर्फ मान के एनालिसिस करेंगे तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, और एक कैपेसिटर लगा के जब प्योर कैपेसिटर्स मान करके एनालिसिस करेंगे तो दैट इज़ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद आता है सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में आपको देखने को मिलेगा आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट, ठीक है ना। उसके बाद आएगा पैरेलल, पैरेलल सर्किट देखने को मिलेगा। पैरेलल में क्या देखने को मिलेगा, आरएल, आरसी और आरएलसी। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस में आरएलसी सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस और आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेजोनेंस, इसको हम बोलते हैं करंट रेजोनेंस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इतने तरीके की सर्किटरी हमें पढ़नी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक को। फिलहाल हम लोग सबसे पहले प्योर रजिस्टिव से देखते हैं, शुरू करते हैं। प्योर रजिस्टिव सर्किट एक होगा। प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या करना है हमें, इसमें देखिए एक हमारे पास प्योर रेजिस्टेंस होगा, इसके क्रॉस हम प्योर एसी सप्लाई अप्लाई करके हम देखेंगे इसका इफेक्ट कैसा है, ठीक है ना, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये आर हो गया, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब इसमें कोई करंट फ्लो होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दैट इज आई एफ टी मान लीजिए। अब अगर आप आई एफ टी की वैल्यू निकालेंगे तो आई एफ टी इज इक्वल टू मिल जाएगा वी ऑफ टी अपान आर। ओम्स लॉ से उठा के यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आप सबसे पहले करंट देखें, इसमें करंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो आई एफ टी इज इक्वल टू वी अपान टी, यहाँ आपको मिल जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी अपान आर। आई एफ टी इज इक्वल टू वी एम अपान आर साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम, मैक्सिमम होगा इज इक्वल टू वी एम बाई आर, कब, व्हेन साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए 1, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 90 आ जाए। तो आप इसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये आपको इक्वेशन मिल गया करंट का। वोल्टेज इक्वेशन ये है, करंट इक्वेशन ये है। आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड में अंतर है, मैग्नीट्यूड में अंतर हो सकता है क्योंकि आर से डिवाइड हो रहा है कांस्टेंट से, लेकिन क्या इसके फेज में कोई डिफरेंस दिख रहा है, कोई फेज में डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा टी, फेज का कोई भी डिफरेंस यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों जो है सेम फेज में है। प्योर रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में दिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे फेज डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब प्योर रजिस्टिव सर्किट का अगर हम लोग फेजर ड्रॉ करें, फेजर, अगर हम लोग फेजर डायग्राम देखें
फेजर डायग्राम अगर हम देखते हैं तो देखिएगा प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमें रेफरेंस एक मान के चलना पड़ेगा। तो आप वोल्टेज को रेफरेंस मानो या करंट को रेफरेंस मानो, क्योंकि हमारे पास नोन क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज, हम वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं। तो देखिए हमारा वोल्टेज हमने रेफरेंस माना। अब चूंकि करंट भी इसी सेम फेज में है, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 है, तो करंट भी इसी पे दिखा दिया जाएगा। चूँकि करंट की वैल्यू थोड़ा सा वोल्टेज से कम दिखाएं क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये कम है, ठीक है ना। तो ये फेजर डायग्राम हो जाएगा। वेव फॉर्म अगर देखें वोल्टेज और करंट का तो कैसा दिखेगा, देखिएगा ये हमारे पास होगा वोल्टेज, ये वोल्टेज वेव है, ये कौन सा वोल्टेज वेव है। करंट वेव हमें दिखाना है तो सेम फेज में सिर्फ मैग्नीट्यूड कम करके दिखा देंगे। करंट अगर हमें दिखाना है तो सेम फेज में सिर्फ मैग्नीट्यूड कम करके दिखा दिया जाएगा। ये रहा करंट आई, ठीक है ना। आपने क्या देखा 0, ये आपका 2 पाई। आप देख पा रहे हैं कि प्योर रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, मतलब इसमें जो V और I के बीच में जो एंगल है वो 0 है, ठीक है ना। अब यहीं पे हम लोग इसका पावर फैक्टर देख लेते हैं। क्या पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर के बहुत सारे डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, मैं उसको अच्छे से आगे डिफाइन करूंगा। पावर फैक्टर को एक अच्छी क्लास लूँगा पावर फैक्टर पे। बस अभी यहाँ पे ये जानो कि पावर फैक्टर इज़ नथिंग बट कोसाइन एंगल बिटवीन V और I। जो पावर फैक्टर आपका होता है ये कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V एंड I, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल इंटू का कॉस, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या होने वाला है, प्योर रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना आएगा भाई, यूनिटी। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, यूनिटी। तो पावर फैक्टर इज नथिंग बट कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ V एंड I, V बिटवीन I। जो आपका वोल्टेज और करंट है इन दोनों के बीच में जो एंगल होने वाला है उसका कोसाइन अगर हम ले लें तो हमें पावर फैक्टर मिल जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ कि V और I के बीच में किसी भी तरीके का एंगल नहीं है, एंगल 0 है। और अगर एंगल 0 है तो आपका पावर फैक्टर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो ये आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि प्योर रजिस्टिव सर्किट में पहला केस आपको देखने को मिला, वोल्टेज और करंट सेम फेज में, पावर फैक्टर यूनिटी, ठीक है ना। अब तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं इसके पावर को लेकर के। तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं इसका पावर, उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी वगैरह के टर्म में बात करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और करंट की फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कोई अंतर नहीं है सर, दोनों सेम है। वोल्टेज और करंट दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, सेम फेज में है, सेम फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग प्योर रजिस्टिव सर्किट का पावर कैलकुलेट करेंगे। क्या पावर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा हम पावर कैलकुलेट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पावर देखिएगा प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, कैसा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो P ऑफ T इज इक्वल टू V ऑफ T इंटू I ऑफ T। इंस्टेंटेनियस पावर बराबर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये हो जाएगा Vm साइन ओमेगा T इंटू Im साइन ओमेगा T, ठीक है। आप देखेंगे Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2। तो हम ये 2 यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ लगा है, नो डाउट आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर डाउट्स हो तो बताइएगा, ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है। ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर, थोड़ा सा और इलेबरेट एक लाइन में करते हैं तो Vm Im बाई 2 माइनस Vm Im बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। अब आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। कौन सा पावर है, एक रजिस्टेंस प्योर रजिस्टिव सर्किट का इंस्टेंटेनियस पावर है। इसमें ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है,
कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू? और ये जो है इसको हम बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। क्या? फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, ठीक है ना। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब पावर की जो फ्रीक्वेंसी है एफ पी, फ्लक्चुएटिंग पार्ट ऑफ पावर की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, वो 2 टाइम्स है वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी एंड करंट की फ्रीक्वेंसी। मतलब आप वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी देखिए, ओनली साइन ओमेगा टी है, यहाँ 2 ओमेगा टी, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। तो अगर आप 2 ओमेगा इज इक्वल टू कहेंगे तो 4 पाई एफ हो जाएगा, और यहाँ 2 पाई तो रहेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो चेंज क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल हो गई। मतलब प्योर रजिस्टिव सर्किट के क्रॉस वोल्टेज करंट सेम फेज में, पावर फैक्टर यूनिटी, जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट आया प्योर रजिस्टिव सर्किट के क्रॉस, उसका पावर इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी डबल। कैसे? अभी ये चीज़ हम देखेंगे, अभी वेवफॉर्म के माध्यम से इसको और क्लियर करेंगे। अगर हमें इसका क्या निकालना हो, इसका हमें निकालना हो एवरेज पावर। क्या निकालना हो? एवरेज पावर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा? चलिए देखते हैं, एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा मिटाते हैं। एवरेज पावर हम निकालेंगे, एवरेज पावर आपका क्या होगा? ध्यान रखिएगा, एवरेज पावर हम कैसे निकालते हैं? एवरेज पावर 1 टाइम पीरियड 0 से t, यहाँ पी टी डी टी। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम यहाँ पे एवरेज पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम वेवफॉर्म में पावर का वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। पावर का वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा, वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये पावर हो गया। वोल्टेज और करंट दोनों निगेटिव है, और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव में ये भी आया, पॉजिटिव में ये भी आया, मतलब ये पावर है आपका। और पावर आप देखिए, वोल्टेज और करंट का जो टाइम पीरियड था उससे पावर का टाइम पीरियड आधा हो गया, मतलब पावर का टाइम पीरियड पाई हो गया। तो यहाँ आप पाई रखेंगे टी की वैल्यू, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर, तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा? VM IM डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। बाकी आप इंटीग्रेशन जैसे ही 0 से पाई आप करेंगे किसका? VM IM बाई 2, यहाँ रहने दीजिए। आप cos 2 ओमेगा टी का जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर आपको क्या मिलेगा प्योर रजिस्टिव सर्किट में? VM IM बाई 2, मतलब एक प्योर रजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर होता है, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब इसीलिए प्योर रजिस्टिव सर्किट पावर क्या कर रहा होता है? कंज्यूम कर रहा होता है। कैसा पावर? एक्टिव पावर। रीजन अब आप यहाँ देखिए, VM बाई आप लिख सकते हैं √2 इंटू लिख सकते हैं IM बाई √2। तो जब भी हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस एवरेज पावर निकालना हो तो आप लिख सकते हैं क्या? VRMS इंटू IRMS, ये आपका P एवरेज है। इसीलिए जब भी हम रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर लिखना होता है तो P इज इक्वल टू VI cos फाई नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि cos फाई पावर फैक्टर है, cos फाई पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है? ऑलरेडी 1 है। तो आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो VI सिर्फ RMS वैल्यू मिलेगा, VRMS IRMS, ये एवरेज पावर है। मतलब एक प्योर रजिस्टिव सर्किट के क्रॉस एवरेज पावर कभी भी 0 नहीं होता। एक प्योर रजिस्टिव सर्किट के क्रॉस एवरेज पावर कभी भी 0 नहीं होता। और जो आपका एवरेज पावर का फ्लक्चुएटिंग जो इंस्टेंटेनियस पावर है, उसका जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी का डबल है। अब आपसे कहा जाए कि एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई एक प्योर रजिस्टिव सर्किट के क्रॉस अप्लाई किया गया है, बताइए इसके पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रेजिस्टेंस के पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग फिलहाल एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। एवरेज पावर की फ्रीक्वेंसी आप देखिए यहाँ कुछ है ही नहीं, 0। तो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और करंट की फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस, सिर्फ और सिर्फ फेज में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है,
सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, पावर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है। और एक बात और समझ में आया कि रेजिस्टेंस ऑलवेज कंज्यूम अ पावर। अब कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो आपने देख लिया यहाँ पे। अब क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो आपका वोल्टेज और करंट की तुलना में पावर की फ्रीक्वेंसी दोगुनी होती है। तीसरी बात, पावर फैक्टर सर्किट का, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का हमेशा यूनिटी होता है, ठीक है ना। चौथी बात कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, ये पावर को कंज्यूम करता है, मतलब एक्टिव पावर ले रहा होता है। एक्टिव पावर क्या करता है, कंज्यूम करता है। और नेक्स्ट जो बात होगी इससे रिलेटेड, एक्टिव पावर ये कंज्यूम कर रहा है। और अगली बात जो आपकी होगी कि एक्टिव पावर यहाँ पे जो एवरेज पावर है वो VRMS इंटू IRMS है। इसका कोई भी फ्लैक्चुएटिंग पार्ट नहीं है, फिक्स अमाउंट में पावर आपका जो है कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट बात रही प्योर रेजिस्टिव से रिलेटेड। आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। एक बार इसको आप डिटेल अपने आप से नोट्स बनाइएगा। और ये जो की पॉइंट्स मैंने बोला इसको आप लिख लीजिएगा। क्या मैंने प्रूफ करके सब दिखा दिया कि कैसे ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बात लिखा होना चाहिए आपके पास कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जब आप प्योर DC सप्लाई या प्योर AC सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सीन आ रहा है, करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, और पावर किस तरीके से। और ये वेवफॉर्म्स, फेजर डायग्राम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फिलहाल जब आप किसी एग्ज़ाम में फिलहाल रिटन वगैरह दे रहे हो तो उसके लिए। अदरवाइज आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद हैं तो आपके लिए ऐसे जनरली ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई डाउट है, किसी तरीके की आपकी क्वेरी है तो आप अपना डाउट्स हमें ज़रूर भेजें फ़िलहाल। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।